Hello everyone, I am Professor Sneha Mende from Dr. D.Y. Patil, ACS College, Pimpri. And today we are going to talk about the scopes of the botany. Okay? अभी आप सोच रहे होंगे कि आज क्या मैम को ज़रूरत आ गई है कि हमें स्कोप्स ऑफ बॉटनी के बारे में मैम बताने वाले हैं, क्योंकि देयर इज़ सो मेनी मिथ्स आर देयर। बहुत से लोग आप लोगों को पूछते हैं या आप लोगों को कहा जाता है कि देयर इज़ अ नो एनी स्कोप्स ऑफ द बॉटनी, क्या करोगे बॉटनी करके, कुछ नहीं हो सकता बॉटनी करने वालों का। इज़ इट? तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो मिथ आप लोगों को बताया गया है कि कुछ स्कोप नहीं होता है बॉटनी के स्टूडेंट्स का या उनका कोई भविष्य ही नहीं होता है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, आज हम देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कोप्स। बट उसके पहले बेटा हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एग्जैक्टली द बॉटनी। आई नो आप लोगों को सबको पता है कि बॉटनी क्या होता है। ओके, बट एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हो सकता है कि जो बच्चे नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट हो उसे बॉटनी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। क्लियर? तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ मीन बाय अ बॉटनी, टू स्टडी अबाउट द प्लांट लाइफ। ओके, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की लाइफ के बारे में होता है क्या? नहीं, वी introduced about the each and every structure, classification, their economic importance. Clear? So what is meant by the botany? It's a scientific study of the plant's life. Now, for which purposes the botany is playing an important role? सो हमारे फूड के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जितने भी वेजिटेरियंस लोग होते हैं, क्या एक्चुअली कंज्यूम करते हैं एज़ फॉर द फूड पर्पजेस के लिए, तो ये होता है हमारा प्लांट्स होते हैं। क्लियर? सो इन फॉर्म ऑफ द फूड, इन फॉर्म ऑफ द मेडिसिन्स, आयुर्वेदा में तो सबसे अहम रोल जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स का ही होता है। इट गिव्स अस ऑक्सीजन, जो जिस चीज़ की वजह से हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्लेइंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। क्लियर? और ये कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है। तो कैसे कहा जाता है कि प्लांट का कोई रोल नहीं होता है हमारे लाइफ में या हमारे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए? क्लियर? नाउ जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है बेटा, कि क्या क्या ब्रांचेस होते हैं बॉटनी के, जो आप लोगों को कहते हैं कि कोई स्कोप नहीं होता है, कहाँ पे काम करोगे आगे जाके, कहाँ पे आप किस फील्ड में जा सकते हो बॉटनी लेकर। क्लियर? तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस आर बिलोंगिंग टू द बॉटनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एज अ प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट एज वेल एज द एनाटोमिस्ट। ये फाइटोकेमिकल टेस्ट देखने के लिए, ये इवन दैट उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें उसकी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटोमी पता तो होनी चाहिए। क्लियर? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशंस, ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी के थ्रू हमें समझ में आता है बेटा। ठीक है? जैसे ही कोई प्लांट्स है, उसके लीफ है, उसका कंप्लीटली फ्लावर है, उसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप तुरंत बता सकते हो कि दैट पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर फ्लावर इज बिलोंगिंग टू विच फैमिली, जिसे हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और आज के ज़माने में प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट प्लेइंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन उन लोगों को ईजिली प्लांट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। सो यू आर वर्किंग एज अ प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट टू। बायोटेक्नोलॉजी ने तो आज के एरिया में या आज के जनरेशन्स में कंप्लीटली एक अपना खुद का एक ऐसा वजूद फॉर्म किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, सो मेनी रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स वी प्रिपेयर्ड। ओके, और ये प्लांट जो प्रिपेयर किए जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ये एक प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर लगता है या एक दूसरे अलग ही फ्लावर के ऊपर कुछ अलग ही किस्म का आपका फ्रूट्स फॉर्म हो जाता है। कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? हाँ, विद द हेल्प ऑफ द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट्स के फॉर्मेशंस के लिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आप तुरंत या एनिमल्स के ऊपर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कोर्स हम प्लांट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द वन मोर न्यू ब्रांच
of the botany is it's about the agricultural botany. Yes, of course, we know about the agriculture. And this agriculture is completely belonging and even that एग्रीकल्चर में तो हम प्लांट्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, कल्टीवेशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बॉटनी के थ्रू एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि किस तरीके के रिकॉम्बिनेंट्स हम फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके का क्रॉप कल्टीवेशन लिया जा सकता है, कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस में लिया जा सकता है, कौन से फ्रूट का हार्वेस्टिंग कब करना है, फ्लावर्स कौन से एरियाज़ में या कौन से सॉइल टाइप में कल्टीवेट होने वाला है, एवरीथिंग. एंड यस ऑफ कोर्स इथनोबॉटनी एज वेल एज द मेडिसिनल बॉटनी, जिसे हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी भी कहते हैं, ये तो आयुर्वेदा के साथ ही हमारा शुरू हुआ है. यस, आयुर्वेदा बिना मेडिसिनल प्लांट्स का तो हमने आज तक देखा ही नहीं है. इवन दैट द एनवायरमेंटल बॉटनी एज वेल एज द कंजर्वेशन बॉटनी भी हम कह सकते हैं. जो इतने पोल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं बेटा वाटर के ऊपर, कंप्लीटली ये आपका इकॉर्निया स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. तो या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ द पोल्यूटेंट्स वाटर के फिल्म के ऊपर फॉर्म हो जाता है, कोई ऑयल स्पिल्स होके ऑयल का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीटली एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट शो होता है. तो ये नहीं होना चाहिए. इसी वजह से फाइटोक्रोम्स, हमारे जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, फाइटो रेमिडिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्लांट किस तरीके से हम उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइटो रेमिडिएशंस. सॉइल का आर्सेनिक, सॉइल में लीड जो प्रेजेंट होता है, जो आपके प्लांट्स को हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है. तो एग्जैक्टली ऐसे कौन से प्लांट ग्रो हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल में जो उस आर्सेनिक या फिर लीड को एब्सॉर्ब कर सकता है, कैसे पता चलेगा हमें? विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटल एज वेल एज द कंजर्वेशन बॉटनी. So this is also one of the very good branch of our botany. Microbiology and genetics. Without plants तो आपका माइक्रो मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करने वाले माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके अगेंस्ट में अगर कोई रेजिस्टेंस पावर अगर हमें क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द एंटीटोड्स. एंड यस ऑफ कोर्स मेंडल इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, लेकिन उन्होंने भी सबसे पहली बार किसी एनिमल्स के ऊपर ये रिसर्च नहीं किया था बेटा. उन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है या उन्हें जो पता चला है जेनेटिक्स के बारे में, वो भी उनका पी प्लांट के ऊपर ही था. तो इफ़ वी वांट to focus about the genetics, so it is also one of the very good branch. And yes of course the paleobotany as well as the ecology, किस तरीके का इकोसिस्टम होता है, कौन सा फ्लोरा डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, ग्रासलैंड किसे कहा जाता है, एवरीथिंग. एंड इवन दैट हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरीके के प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करता है, एवरीथिंग वी स्टडी. एंड इवन दैट दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांच ऑफ द बॉटनी. एंड पालियोबॉटनी में तो हम सभी तरीके के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं. सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का फॉसिल मतलब फॉसिल नहीं होता, बल्कि इवन दैट कंप्लीट इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है, प्लांट्स का हुआ है, ये इवोल्यूशंस इन फॉसिल्स के थ्रू ही डिस्कस किया जाता है. सो ड्यू टू दैट रीजंस देयर आर द सो मेनी नंबर ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ द बॉटनी. क्लियर? नाउ द बिग क्वेश्चन इज, जो हमें लोग बहुत सारे लोग कहा कहते हैं कि क्या करोगे बॉटनी लेकर. क्लियर? बॉटनी नहीं लेना चाहिए, कोई स्कोप्स नहीं है, आपका करियर नहीं है. सो हियर इज़ द करियर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. हियर इज़ द करियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर बीइंग वर्क एज एन अ प्लांट साइंटिस्ट, इवन दैट अ बॉटनिस्ट, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो प्लांट्स की एनाटॉमी होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को पता होती है, वो बाकी किसी स्टूडेंट्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं होता. एज यूजुअल यस ऑफ कोर्स इफ़ वी आर वर्किंग, अगर हम लोग करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो द साइंस एजुकेटर एज वेल एज द प्रोफेसर इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. क्योंकि 11th और 12th में आपको बायोलॉजी पढ़ाना होता है, जिसमें बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है. इवन दैट स्टैंडर्ड 10 तक भी बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसमें भी बॉटनी के ही टॉपिक्स होते हैं. तो यस ऑफ कोर्स इवन दैट अगर हम लोग नेट सेट क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो वी आर वर्किंग एज एन अ प्रोफेसर. Clear? We prepared so many herbal products developer. Okay, सिर्फ और सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट डेवलपर हम लोग नहीं करते हैं,
बल्कि उनका एनालिसिस भी, इन हर्बल प्रोडक्ट्स का एनालिसिस भी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। क्लियर। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फिर से ये जो मॉडर्नाइजेशंस हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ फिर से लोग आयुर्वेदा को ही मैक्सिमम फोकस कर रहे, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। क्लियर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। वी आर डायरेक्टली रिक्रूटेड एज अ फॉरेस्ट रेंजर एज वेल एज अ पार्क नेचुरलिस्ट। इतने ये जो हमारे सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे भी पार्क नेचुरलिस्ट करके भी हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एग्जैक्टली फार्मर्स को हेल्प करने के लिए द वन ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी व्हेन यू हैव टू कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन इन योर बॉटनी सब्जेक्ट एज वेल एज द पीजीज ऑल्सो। क्लियर। सो यू आर वर्किंग एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कि कौन से सीजन्स में किस तरीके का क्रॉप लेना है, किस तरीके की सॉइल अगर यहाँ पे है, इसका पीएच किस तरीके से है, तो यहाँ पे कौन सा तरीके का क्रॉप कल्टीवेट करना ज़रूरी है, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, एवरीथिंग। इवन दैट द कंजर्वेशन साइंटिस्ट, जो हम लोग नेशनल पार्क या फिर हमारे सेंचुरीज में भी वी आर वर्किंग एज अ कंजर्वेशन साइंटिस्ट। क्लियर। आजकल हमारे सिलेबस में बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स इंक्लूड किया हुआ है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर से, नर्सरी मैनेजमेंट से, मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप कहीं पे भी कभी भी इसे फ्री नहीं रह सकते। क्लियर। यू आर वर्किंग एज एन हॉर्टिकल्चरलिस्ट एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी बूम कर रहा है और उसके लिए आपको प्लांट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर वर्किंग एज एन रिसर्च साइंटिस्ट, जेनेटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रोपोगेट करना है, तो यस ऑफ कोर्स यू आर अ वर्किंग एज एन अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एज वेल एज द रिसर्च साइंटिस्ट। एंड जैसे मैंने अब एक कहा था आप लोगों को कि हम लोग एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी और कंजर्वेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच। तो यस ऑफ कोर्स कि वी आर वर्किंग एज एन इकोलॉजिस्ट एज वेल एज अ एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। तो ये जो एनवायरमेंटल साइंस करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, तो इवन दैट अगर आप TY BSc तक बॉटनी भी अगर पढ़ते हो तो यस ऑफ कोर्स आपके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। और इंडस्ट्रियल और वर्क एरियाज़ के लिए कोई बॉयज़ होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी देर आर द ह्यूज अपॉर्चुनिटी। लाइक फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री है, फिनोलिक टेस्ट करना है, तो एज अ केमिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। फूड कंपनीज़ में हम लोग जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में डायरेक्टली क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट होती है, किसी भी बायोटेक्नोलॉजी के फर्म्स में आप रिसर्च साइंटिस्ट करके काम कर सकते हो। ऑयल इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ द प्लांट्स जो है वो आप ऑयल को एलिमिनेट करता है, और ऑयल अगर एलिमिनेट किया जा रहा है, इजैकुलेट किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। Clear. The land management agencies, seed and nursery companies, and there is the new one is the arboretum. Okay, ये एक नया फील्ड आ चुका है बेटा कि जहाँ पे मैक्सिमम बॉटनिस्ट जो है वो काम करते हैं। प्लांट रिसोर्सेज के लेबोरेटरीज होते हैं। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग BSc के बाद MSc बॉटनी एज वेल एज प्लांट साइंसेज भी कर सकते हैं। PhD इज़ अ वेरी गुड स्कोप। BSc एग्रीकल्चर के लिए भी हम वहाँ पे टॉट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का एक डिप्लोमा होता है, बायोटेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ़ कोर्सेज होते हैं कि आप सेकेंड ईयर से ही हम लोग एडवांस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। TY में और ज़्यादा उसे इलाबरेट किया जाता है। तो यस ऑफ कोर्स एक हाथ कोई अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स अगर कर ले प्लांट टिश्यू कल्चर का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो यस ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो वर्किंग एज एन अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। क्लियर। एनवायरमेंटल आप हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मास्टर डिग्री। BSc बायोटेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स करते हैं वो MSc एनवायरमेंटल साइंस कर सकता है, MSc फॉरेस्ट्री कर सकता है, MSc हॉर्टिकल्चर कर सकता है, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस भी हम लोग पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं। हर्बल साइंस जो लोग BTech इन कॉस्मेटिक्स जो करते हैं, वही सेम फील्ड वी आर टीचिंग इन द MSc हर्बल साइंस ऑल्सो। क्लाइमेट साइंस मतलब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी हम लोग काम कर सकते हैं।
MSc मराइन बायोलॉजी एंड यस ऑफ कोर्स MPhil लाइफ साइंसेज भी हम लोग कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे हाई स्कूल में या इवन दैट जूनियर कॉलेज में पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो यू कैन डायरेक्टली BSc के बाद आप B.Ed एज वेल एज M.Ed अगर कर लो तो किसी भी वेल नोन अच्छे स्कूल्स में भी आप प्रिंसिपल की पोस्ट में M.Ed की हेल्प के थ्रू आप करियर अपना कर सकते हो। नाउ अगर मुझे कोई JRF मिल रहा है, रिसर्च फेलोशिप मिल रही है, तो मुझे किस तरीके के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कंपाइल करना है, तो हमें कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे हमारे लिए JRF या SRF देते हैं, तो देयर आर द UGC, CSIR, DBT, ICAR, आईसर, CSIR के लैब्स, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, DRDO है, BSI है। क्लियर? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी, आप डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए हमारा डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है, तो एज़ फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम्स, BSI में आप लोग बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर सकते हो। ये सभी की सभी एग्जामिनेशन जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूपीएससी में तो कम्प्लीटली लाइफ साइंसेस के अगर आप स्टूडेंट है तो बॉटनी का सिलेबस से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्लियर है? इवन दैट अगर आप BSc बॉटनी करते हो तो आप मैनेजमेंट करियर्स भी चूज़ कर सकते हो, जो अभी मोस्ट प्रोबेबली बॉयज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ द MBA इन द एग्री बिजनेसेस, MBA इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट, MBA इन रूरल मैनेजमेंट्स। क्लियर? सो आज जो हमें कहने वाले हैं कि बॉटनी में कोई भी करियर नहीं है या क्या करोगे बॉटनी लेके, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि बॉटनी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, it is the science of life itself. Okay, and the future is green with a botany, because the botany playing a crucial role in the climate change as well as the environment and the whole ecosystem. So मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी आप लोगों को कोई भी confusion ना हो regarding the opportunities as well as the scopes of the botanies. क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि देयर आर द सो मेनी स्कोप्स इफ़ यू आर डन योर ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन इन अ बॉटनी सब्जेक्ट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।